शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के उस जवाब का जो महात्मा गांधी को वो देते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जाति प्रथा उन्मूलन पर बाबा साहब के द्वारा दिए गए भाषण पर कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति किए जाने पर बाबा साहब उनको एक एक बिंदु का, एक एक प्रश्न का जवाब सटीक देने का प्रयास करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे कि महात्मा गांधी की नज़र में जाति और वर्ण में क्या अंतर है और बाबा साहब उसका किस तरह से जवाब देते हैं, सटीक विश्लेषण करते हैं। महात्मा गांधी स्वयं को और लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। किस तरह से धोखा दे रहे हैं ये जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। महात्मा गांधी का स्वयं का स्वभाव कैसा रहा है, बाबा साहब का सटीक आकलन भी आज परिलक्षित होगा आज के अम्बेडकर संदेश में। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज का क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 106 से लेकर 108 तक हम बात करेंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा ने बहुत प्रगति की है। महात्मा यानी कि महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत प्रगति की है क्योंकि वो एक केवल वर्ण में विश्वास करते हैं और जाति में विश्वास नहीं करते हैं। कितना ये सच है कि वो वर्ण में विश्वास करते हैं, जाति में विश्वास नहीं करते हैं, इसी बात की पोल खोलकर बाबा साहब रख देते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का सटीक जवाब बाबा साहब के द्वारा आपको मिल जाएगा। हमारा आपसे विशेष निवेदन है, अम्बेडकर संदेश सुने तो अंत तक सुने, बीच में कभी भी मिस न किया करें, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी बाबा साहब के द्वारा स्वयं जो यहाँ जानकारी लिखी गई है उसको हूबहू हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, यह भी सत्य है कि एक समय था जब महात्मा पूर्ण रूप से कुलीन सनातनी हिंदू थे। वे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें विश्वास करते थे, इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। वह जाति में विश्वास करते थे और पूरी शक्ति से एक रूढ़िवादी की तरह इसका समर्थन करते थे। उन्होंने सहभोज, सहपान और अंतर्जातीय विवाह की मांग की निंदा की थी और कहा था कि सहभोज का विरोध करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत हद तक इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है। इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी कि सहभोज का विरोध किया था उन्होंने। सभी समाज के, सभी हिंदू धर्म में व्याप्त सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करें, इस बात का महात्मा गांधी विरोध करते हैं और कारण देते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी जब हम सहभोज नहीं करेंगे, अलग अलग भोज करेंगे। बाबा आगे लिखते हैं कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने पाखंड पूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया है। पाखंड पूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया है और स्वीकार किया है कि जाति पात आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिप्रद है। यानी कि जाति पात को उन्होंने, कास्टिज्म को उन्होंने पाखंड पूर्ण आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिकारक माना है। बाबा आगे लिखते हैं कि और हो सकता है उनके पुत्र का जाति के बाहर विवाह इन्हीं विचारों के परिवर्तन की देन है। आपको कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के पुत्र ने दूसरी जाति के लड़की के साथ शादी की थी। बाबा आगे कहते हैं कि लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है? सबसे सटीक जो प्रश्न है महात्मा गांधी के लिए कि वास्तव में उन्होंने प्रगति की है। तब बाबा कहते हैं कि वर्ण की प्रकृति क्या है जिसे महात्मा मानते हैं? क्या वह यही वेदों की धारणा है जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्य समाजियों ने प्रतिपादित किया है? वेद में वर्ण की धारणा का सारांश यह है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त हो। महात्मा की वर्ण की धारणा का सार यह है कि व्यक्ति पैतृक पेशा ही अपनाए, चाहे वह उसकी स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो या ना हो। जाति और वर्ण में क्या अंतर है जो महात्मा ने समझा है, मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसमें मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ। जो परिभाषा महात्मा ने दी उसके अनुसार तो वर्ण ही
उसके अनुसार तो वर्ण ही जाति का दूसरा नाम है। इसका सीधा कारण यह है कि दोनों का सार एक है, अर्थात पैतृक पेशा अपनाना, प्रगति करना तो दूर महात्मा ने अवनति की है। वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके उन्होंने जो उत्कृष्ट था उसे वास्तव में उपहासप्रद बना दिया है। यद्यपि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूँ, जिसका कारण मैंने अपने भाषण में बताया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है बुद्धिमत्तापूर्ण है और घृणास्पद नहीं है। मैं यह व्याख्या नहीं मानता कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो, यानी कि जन्म के आधार पर व्यक्ति का स्थान निर्धारित कर दिया जाए। ये बाबा साहब कहते हैं, मैं इस व्याख्या को नहीं मानता हूँ। वह केवल योग्यता को मान्यता देती है। वर्ण के बारे में महात्मा के विचार न केवल वैदिक वर्ण को मूर्खतापूर्ण बनाते हैं, बल्कि घृणास्पद भी बनाते हैं। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका है कि प्रत्येक को उसके योग्यता के अनुसार, जबकि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। यानी कि बहुत स्पष्ट बाबा साहब यहाँ कर देते हैं। वर्ण और जाति में ये प्रश्न भी हम लोग लेकर चले थे कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण और जाति में बहुत अंतर है। वो अलग अलग दोनों ही धारणाएं हैं। वर्ण योग्यता के अनुसार चलता है, जबकि जाति जन्म के आधार पर बात करती है। दोनों में इतना ही अंतर है जितना खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों विपरीत हैं। अगर महात्मा विश्वास करते हैं तो वह अवश्य करते हैं कि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जात पात की वकालत कर रहे तथा इसको वर्ण व्यवस्था बताकर न केवल पारिभाषिक झूठ बोल रहे हैं, बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की धारणा निश्चित और स्पष्ट नहीं है। यानी कि योग्यता के अनुसार वर्ण कहता है कि योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी कि लेकिन बाबा साहब याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी स्वयं वकालत का पेशा करते हैं, वकालत का, जबकि उन्हें करना क्या चाहिए, व्यापार करना चाहिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भाषा कहते हैं कि वर्ण क्या है और जात क्या है तथा हिंदूवाद के संरक्षण के लिए इसमें से किसकी जरूरत है। उन्होंने कहा वह आशा करते हैं कि वह अपने विचार बदलने के लिए कोई रहस्यवादी कारण नहीं ढूंढेंगे कि जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। क्या वे वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? अभी भी कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता। उनका लेख डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण पढ़ने वाले भी कहेंगे नहीं। अपने लेख में वे नहीं बताते कि वर्ण का धर्म सिद्धांत हिंदूवादी पंथ का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार बताने की बजाय वे कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार इस कथन में निहित है कि एक और केवल एक सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा मानव परिवार का एक कानून इसकी सुस्पष्ट स्वीकृति है। लेकिन श्री संत राम के पत्र के उत्तर में लिखे लेख के पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। उस लेख में उन्होंने कहा कि एक मुसलमान कैसे मुसलमान रह सकता है यदि वह कुरान को अस्वीकार करता है, और एक ईसाई कैसे ईसाई रह सकता है यदि वह बाइबिल को अस्वीकार करता है। यदि जाति और वर्ण विनिमय शब्द है और यदि वर्ण शास्त्रों का अंगभूत भाग है जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, तो मैं नहीं जानता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार करने वाला अपने आप को हिंदू कैसे कहलवा सकता है। फिर ये छल कपट क्यों? महात्मा हिचकिचा क्यों रहे हैं? वे किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत सत्य का अर्थ समझने में असफल हो गए हैं, या क्या राजनीतिज्ञ संत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? महात्मा की भ्रांति का वास्तविक कारण क्या, इन दो साधनों से पता लगाया जा सकता है। पहला है महात्मा का स्वभाव। वे प्रत्येक बात में बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसा स्वभाव को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह वे किसी भी बात में जिसे वे चाहते हैं विश्वास करने लगते हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह जाति में विश्वास करना छोड़ दिया है उसी तरह वे वर्ण में विश्वास करना छोड़ देंगे। दूसरा साधन उनकी महात्मा और राजनीतिज्ञ की दोहरी भूमिका है। बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं। कल के अम्बेडकर संदेश में आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ की बात की थी। आज एक बार पुनः बाबा साहब कहते हैं
कि दूसरा साधन उनकी महात्मा और राजनीतिज्ञ की दोहरी भूमिका है। महात्मा के रूप में वह शायद राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा के रूप में वो राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वे सफल हुए हों या ना हुए हों, राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। महात्मा गांधी एक तरफ राजनीति का आध्यात्मिकरण कर रहे हैं, लेकिन राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। ये बात बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। ये बात किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि राजनीतिज्ञ को ये जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता। राजनीतिज्ञ को ये जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता और उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर वे पूर्ण सत्य बोल रहे हैं तो यह उनकी राजनीति के लिए खराब होगा। महात्मा जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो वे राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति का कोई भी कारण हो, महात्मा को ये कह दिया जाना चाहिए कि वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। महात्मा गांधी अपने आप को धोखा दे रहे हैं तथा वर्ण के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। वर्ण के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, यानी कि महात्मा गांधी स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। और किस तरह से दे रहे हैं, किस बात को लेकर दे रहे हैं, ये आज के अम्बेडकर संदेश में क्लियर। आज के अम्बेडकर संदेश से हमने देखा वर्ण और जाति में क्या अंतर है। बाबा साहब ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि राजनीति ने किसका व्यापारीकरण कर दिया है। राजनीति ने किसका व्यापारीकरण कर दिया है, इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जानने के हम हार्दिक इच्छुक रहेंगे। बेसब्री से इंतजार हमें रहेगा आपके जवाब का। आपने अंत तक इस अम्बेडकर संदेश को सुना, हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि इस अम्बेडकर संदेश को भी पूर्व की भांति आप जरूर शेयर कीजिएगा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया के जरिए, ताकि अधिक से अधिक समाज के लोग जागरूक बने। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।